हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज विज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं रस के बारे में बात करने वाला हूं। रस जिसे कि काव्य की आत्मा कहा जाता है, तो मैं इस वीडियो में आपको रस के बारे में बताने वाला हूं कि रस कहते किसे हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, रस के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, प्रमुख रसों के अस्थायी भाव के बारे में बताने वाला हूं तथा उसके बाद मैं यहां पर बताने वाला हूं प्रमुख रसों के परिभाषा तथा उसके एग्जाम्पल के बारे में, जो कि आपके यूपी बोर्ड 2021 की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 का दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए ही जो है महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोनों को रस पढ़ने हैं। क्लास 10 वाले को कम पढ़ने हैं, ठीक है, क्लास 12 वाले को कुछ अधिक रस पढ़ने हैं, लेकिन पढ़ना दोनों के लिए है। ठीक, तो दोनों के लिए अगर पढ़ना है तो यह जरूरी है कि आप लोग इसको अच्छे से देखे समझे, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में जो है कि लिख सके और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। ठीक है, तो यह केवल आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 का जो होने वाला उसी की दृष्टि से ही जो है महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप आगे जो है कि बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी यह जो है कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए चलिए हम लोग रस के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैंने यहां पर लिखा है रस, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं रस की, ठीक है। तो देखिए, किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने या लिखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहा जाता है। ठीक है, किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने, लिखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहा जाता है। ठीक है, रस की अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है। क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। विभावा नुभावन्य विचारी संयोगाग्र सनिष्पत्ति, ठीक है, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। भरत मुनि ने क्या कहा है अपने नाट्यशास्त्र में? उन्होंने कहा है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करते हैं रस के तत्व के बारे में या रस के अंग के बारे में, ठीक है, तो रस के जो है प्रमुख 4 अंग या तत्व हैं। ठीक है ना। पहले की बात की जाए तो पहला जो अंग है या तत्व है उसको कहा जा सकता है अस्थाई भाव, ठीक है, दूसरा है विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। ठीक है, ये प्रमुख 4 अंग या तत्व हैं जो कि रस के निर्माण में जिनका प्रमुख योगदान है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ये इनको अगर अलग कर दिया जाए तो रस का निर्माण हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अस्थाई भाव के बारे में। ठीक है, अस्थाई भाव के बारे में बात करते हैं तो अस्थाई भाव उसे कहते हैं जो भाव मानव में अज्ञात रूप से जो है विद्यमान रहता है। जो भाव मानव में अज्ञात रूप से विद्यमान होता है, ठीक है ना, जिसका विरोधी और अविरोधी भाव भी कुछ भी नहीं कर सकते, यानी उसको दबा नहीं पाते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है अस्थाई भाव। यानी अस्थाई भाव जो है अज्ञात रूप से मानव के अंदर जो है विद्यमान होता है। ठीक है, और न तो विरोधी भाव, ठीक है, न तो अविरोधी भाव उसका कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और यही अस्थाई भाव जो है अभिव्यक्त होकर, परिपूर्ण होकर जो है रस का निर्माण करते हैं। अगर अस्थाई भाव की बात करें तो इनकी संख्या जो है 10 है। ठीक है ना, अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 10 है, और इसी 10 अस्थाई भाव के हिसाब से है 10 रस भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो है 10 रसों के बारे में और उनके अस्थाई भाव के बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है अस्थाई भाव एक तरफ लिखा है रस। ठीक है, तो श्रृंगार रस के अस्थाई भाव की बात की जाए तो रति है, करुण रस के अस्थाई भाव की बात की जाए तो शोक है, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है, विभक्त रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है या इसको आप घृणा भी कह सकते हैं, शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद है, इसको आप वैराग भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से हास्य रस का अस्थाई भाव हास है, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध है, भयानक रस का अस्थाई भाव भय है और अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय तथा वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वत्सलता है, जो कि 10वां रस है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 10 आपके अस्थाई भाव हैं। ठीक है, और इस 10 अस्थाई भाव के हिसाब से 10 रस जो है माने गए हैं। ठीक है, और आपके अस्थाई भाव जैसा कि मैंने बताया, अस्थाई भाव उस भाव को कहते हैं जो व्यक्ति के अंदर अज्ञात रूप से विद्यमान होता है, जिसका न तो विरोधी न तो अविरोधी भाव जो है कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी उसको दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, उन्हीं को कहा जाता है अस्थाई भाव। चलिए अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं और विभाव के बारे में जो है बात करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है विभाव
अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विभाव के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमने अस्थाई भाव के बारे में बात कर लिया। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर हम लोग विभाव के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी व्यक्ति या जो भी वस्तु या जो भी परिस्थिति अस्थाई भाव को जागृत या उद्दीप्त करने का कार्य करती है उसे विभाव कहा जाता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति, ठीक है, अस्थाई भाव को जागृत या उद्दीप्त करने का कार्य करती हैं, ठीक है, उसे विभाव कहा जाता है। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आलंबन विभाव की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए अस्थाई भाव जिस किसी भी व्यक्ति या जिस किसी भी वस्तु या जिस किसी भी परिस्थिति का अवलंब लेकर या कह सकते हैं सहारा लेकर अपने को प्रकट करती है, ठीक है ना, उसे आलंबन विभाव कहा जाता है। ठीक है, अस्थाई भाव जिस किसी भी वस्तु, जिस किसी भी व्यक्ति या जिस किसी भी परिस्थिति का अवलंब लेकर या कह सकते हैं सहारा लेकर अपने को प्रकट करता है, ठीक है, उसे आलंबन विभाव कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो देखिए ये आलंबन विभाव जो है इसके दो भेद है, आश्रय और विषय। ठीक है, आश्रय और विषय। आश्रय की हम लोग बात करते हैं तो आश्रय देखिए किसे कहा जाता है, तो जिस व्यक्ति के मन में, ठीक है, रति आदि अस्थाई भाव, ठीक है, उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहा जाता है। जिस किसी भी व्यक्ति के मन में रति आदि अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए दूसरा इसमें है विषय। ठीक है ना, तो जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के चित्त में, ठीक है, अस्थाई भाव आदि उत्पन्न होता है उसे विषय कहा जाता है। ठीक है, यानी जिसके मन में, ठीक है ना, या जिसके चित्त में, ठीक है, क्या होगा, रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है वह आश्रय हो जाएगा। ठीक है, और जिसके कारण जो है आश्रय के चित्त में जो है रति आदि जो है अस्थाई भाव जो है उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाएगा, विषय कहा जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं तो विभाव का जो दूसरा अब यहां पर भेद है वह है उद्दीपन विभाव। ठीक है, आलंबन के बारे में हम लोगों ने जान लिया, आलंबन के दो भेद है ये भी जान लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं उद्दीपन विभाव। ठीक है, तो देखिए उद्दीपन विभाव में क्या होता है, जो भी चेष्टाएं या जो भी वस्तुएं, ठीक है, जो भी चेष्टाएं या जो भी वस्तुएं, ठीक है, भाव को उद्दीप्त करने का कार्य करती है। ठीक है, जो भी वस्तुएं या जो भी चेष्टाएं भाव को उद्दीप्त करने का कार्य करती हैं उसे उद्दीपन विभाव कहा जाता है। ठीक है, जैसे में हम लोग एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने लिखा है, जैसे सुंदर पुष्पित और एकांत उद्यान में शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में, ठीक है, रति भाव जागृत होता है। ठीक है, सुंदर पुष्पित और एकांत उद्यान में शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में रति भाव जागृत होता है या जागृत होता है। ठीक है ना, अब देखिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले आश्रय के बारे में। ठीक है, आश्रय क्या होता है, जिस व्यक्ति के मन में रति आदि अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें किसके मन में उत्पन्न हो रहा है, शकुंतला को देखकर दुष्यंत के, तो यहां पर जो ये दुष्यंत है यह क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आश्रय। ठीक है ना, अब देखिए विषय क्या है, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण, ठीक है, तो जिस किसी व्यक्ति या वस्तु कारण दुष्यंत के हृदय में, ठीक है ना, अस्थाई भाव या जो है रति भाव जो है कि जागृत हो रहा है, रति नामक अस्थाई भाव। ठीक है, तो कौन है, देखिए शकुंतला को देखकर, तो शकुंतला यहां पर क्या हो जाएगी, यह आपका विषय हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए उद्दीपन विभाव में क्या होता है कि जो भी चेष्टाएं या वस्तुएं जो है उद्दीप्त करने का कार्य करती हैं भाव को, तो देखिए भाव को उद्दीप्त करने का कार्य यहां पर कौन कर रहा है, सुंदर पुष्पित और एकांत उद्यान। तो ये जो सुंदर पुष्पित एकांत उद्यान है यह क्या हो जाएगा, यह आपका उद्दीपन विभाव हो जाएगा। ठीक है ना, यानी यहां पर दुष्यंत क्या हो गया, आश्रय हो गया जो कि आलंबन विभाव के अंतर्गत है। ठीक है, और आपका शकुंतला क्या हो गई, विषय, यह भी आलंबन विभाव के अंतर्गत है। ठीक है, और जो उद्दीप्त करने का कार्य कर रहा है वहां पर सुंदर पुष्पित और एकांत उद्यान, तो यह उद्दीपन विभाव के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपका विभाव क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अनुभाव के बारे में। ठीक है ना, देखिए यहां पर मैंने लिखा है अनुभाव। ठीक है, तो देखिए अनुभाव के अंतर्गत क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अस्थाई भाव को जागृत करने वाली, ठीक है ना, अस्थाई भाव जो है उसके जागृत होने पर, ठीक है, आश्रय जो भी स्वाभाविक बाह्य चेष्टाओं को करता है। ठीक है, अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय स्वाभाविक रूप से जो भी बाह्य चेष्टाएं करेगा, ठीक है, उसको अनुभाव कहा जा सकता है। ठीक है ना, अनुभाव कहा जाता है। जैसे यहां पर ये क्या है, अनुभाव है। अनुभाव में क्या होता है कि अस्थाई भाव को, जो मैंने पहले बता दिया है, अस्थाई भाव क्या हो गया है
जागृत हो गया, ठीक है ना, अस्थाई भाव के जागृत होने पर यह जो आश्रय है ये जो भी स्वाभाविक रूप से बाह्य चेष्टाएं करेगा, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, अनुभाव कहा जाएगा, ठीक है ना, अनुभाव कहा जाएगा। जैसे में मान लेते हैं कि क्रोध नामक क्या है, अस्थाई भाव है, जब वो जागृत होगा, ठीक है, जब वो आश्रय के अंदर जागृत होगा, ठीक है, तो आश्रय की क्या हो जाएगी, आंख लाल हो जाएंगी, ठीक है ना, उसके ओठ फड़फड़ाने लगेंगे, गाल लाल हो जाएंगे, क्योंकि क्रोध नामक क्या हो रहा है, अस्थाई भाव जागृत हो रहा है आश्रय के मन में, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर जो अनुभाव है, ठीक है, इसको समझाने के लिए इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो अस्थाई भाव है, ठीक है, उसके जागृत होने पर, ठीक है, आश्रय जो भी बाह्य चेष्टाएं करता है उसको अनुभाव कहा जाएगा, ठीक है ना। क्रोध नामक अस्थाई भाव जागृत होगा तो उसका जो है कि आंख और यानी जो चेहरा होगा वो लाल हो जाएगा। लेकिन अगर रति नामक अस्थाई भाव आश्रय के अंदर जो है कि जागृत होता है तो ठीक है, रति नामक अस्थाई भाव जागृत होगा। तो इस प्रकार से जो भी आश्रय के मन में जो है कि अस्थाई भाव के जागृत होने पर जो भी इसके अंदर जो है कि स्वाभाविक रूप से बाह्य चेष्टाएं जागृत होगी उसी को ही अनुभाव कहा जाएगा, ठीक है। और अनुभाव देखिए 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कायिक अनुभाव, ठीक है। तो देखिए आंख, भौं, हाथ आदि शरीर के अंगों से, ठीक है ना, आंख, भौं, हाथ आदि शरीर के अंगों से, ठीक है ना, जो भी भाव यहां पर जागृत होता है, ठीक है ना, उसको कहा जाता है कायिक अनुभाव, ठीक है ना, कायिक अनुभाव, ठीक है। आंख, भौं, हाथ आदि शरीर के अंगों द्वारा, ठीक है ना, जो भी बाह्य चेष्टाएं की जाती है, ठीक है ना, उसको किसके अंतर्गत कहा जाता है, कायिक अनुभाव के अंतर्गत, ठीक है। आगे बात करते हैं मानसिक अनुभाव है दूसरा। तो देखिए मानसिक चेष्टाओं के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाएगी, बाह्य क्रियाएं की जाएंगी, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, मानसिक अनुभाव कहलाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला है तीसरा आहार्य अनुभाव। जो भी आपकी वेशभूषा होगी, ठीक है ना, उस वेशभूषा से जो भी भाव उत्पन्न होगा, ठीक है, उसको किसके अंतर्गत रखते हैं, आहार्य अनुभाव के अंतर्गत, ठीक है। आगे बात करते हैं, चौथा है सात्विक अनुभाव। देखिए आश्रय के न चाहते हुए भी सहज रूप से जो भी उसके मन में जो है कि भाव उत्पन्न होता है, ठीक है ना, उसको कहा जाता है सात्विक अनुभाव। या जो आश्रय है, ठीक है ना, इसके न चाहते हुए कि हमारे मन में रति भाव उत्पन्न हो, ठीक है, फिर भी उसके अंदर वो भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, सात्विक अनुभाव होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट जो कि तत्व है, ठीक है, किसका, आपके रस का जो प्रमुख तत्व है, जिसमें चौथा है संचारी भाव, ठीक है। तो देखिए जो अस्थाई भाव है, ठीक है ना, अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय के चित्त में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को, ठीक है ना, अस्थाई भाव के जागृत हो जाने पर जो आश्रय है इसके चित्त में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को जो है संचारी भाव कहा जाता है, ठीक है। अस्थाई भाव जागृत हो चुका है, जागृत होने के बाद जो आश्रय है, ठीक है ना, जिस व्यक्ति के मन में रति इत्यादि जो है कि भाव जो है कि उत्पन्न होते हैं, ये है आश्रय, ठीक है। तो अस्थाई भाव के जागृत होने पर जो आश्रय है इसके चित्त में यानी हृदय में जो भी अस्थिर मनोविकार हैं, ठीक है ना, उठने वाले जो भी अस्थिर मनोविकार है, अस्थिर मनोविकार मतलब कि कुछ समय के लिए रहने वाले, ठीक है ना, यानी संचारी भाव जो है कि सदा के लिए नहीं रहता, ये जो है पानी के बुलबुले की तरह होता है, ठीक है, कुछ मिनट तक रहेगा उसके बाद ये खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अस्थाई भाव हमेशा रहता है, ठीक है, लेकिन संचारी भाव क्या है कि यह कुछ समय के लिए होता है, यानी क्षणिक होता है, ठीक है। तो आश्रय के चित्त में उठने वाले जो अस्थिर मनोविकार है यानी जो क्षणिक मनोविकार है उसको ही कहा जाता है संचारी भाव। और संचारी भाव की संख्या 33 है, जो कि आप से जो है कि विकल्पी प्रश्न के रूप में परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रमुख जो है कि रसों के परिभाषा को और उदाहरण को देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है श्रृंगार रस, ठीक है। तो चलिए श्रृंगार रस के बारे में बात करते हैं। तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है वह है रति, ठीक है ना। रति श्रृंगार रस का क्या है, अस्थाई भाव है, ठीक है। तो रति नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है या तब वहां पर श्रृंगार रस होता है, ठीक है। श्रृंगार रस के 2 भेद है, ठीक है ना। एक है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार, ठीक है। संयोग श्रृंगार की बात की जाए तो जब नायक नायिका के, ठीक है, या जहां नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार होता है, ठीक है। जैसे में हम लोग देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, उससे देखते हैं। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनहु ही 100 बात, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि भाई रिझा जा रहा है, खिजा जा रहा है, मिला जा रहा है, खिला जा रहा है और लाज भी यहाँ पर आ रही है। और देखिए भरे भवन में यानी भरे जो है कि कमरे में
नैनहु ही सौ बात, नैनो से सौ बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब रीझा भी जा रहा है, खींचा भी जा रहा है, और नैनो से बात भी की जा रही है, नैनो से मिला भी जा रहा है, ठीक है ना, नैनो से खिला भी जा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि नायक नायिका जो है नैनो के माध्यम से जो है कि मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संयोग श्रृंगार है, ठीक है। आगे बात करते हैं वियोग श्रृंगार के बारे में। तो जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है, ठीक है, ये अलगाव का वर्णन होता है, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे में मैंने एग्जाम्पल लिखा है, अरे बता दो मुझे दया कर कहां प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए नायिका द्वारा क्या किया जा रहा है, अपने नायक को यानी अपने प्रवासी को ढूंढा जा रहा है, ठीक है, और उसके लिए जो है कि इधर उधर जो है कि जो है वह क्या कर रही है, फेरा लगा रही है और विलाप कर रही है, इसलिए यहां पर क्या है, विरह का वर्णन है, इसलिए यहां पर वियोग श्रृंगार है, यानी वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं हास्य रस के बारे में, ठीक है। अगला देखिए हमने यहाँ पर लिखा है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है, ठीक है ना। तो हास नामक स्थायी भाव के साथ जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तब वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि हास नामक अस्थायी भाव, ठीक है, जो हमारे अंदर हास नामक अस्थायी भाव है, जब वह किसी की वेशभूषा, विचित्र बोलचाल ढाल इत्यादि को जब देखता है तब वह जो है हास्य रस में अभिव्यक्त हो जाता है या परिपूर्ण हो जाता है, तब वहां पर हास्य रस होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखा है, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो यहाँ पर भगवान शंकर की बात की जा रही है कि शीश पर उनके गंगा हंस रहा है, भाई भुजनी भुजगा हंस रहा है, और देखिए हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, और अर्धनग्न है, ठीक है ना। तो अर्धनग्न शंकर भगवान है, ठीक है ना, और उनके शीश पर गंगा हंस रही है, भुजनी भुजगा है, तो उनके विचित्र स्वरूप को देखकर जो है कि जो हास नामक स्थायी भाव है वह हास्य रूप, हास्य रस में क्या हो गया है, अभिव्यक्त हो गया या परिपूर्ण हो गया है, इसलिए यहां पर क्या है, हास्य रस है, ठीक है। आगे बढ़ते करुण रस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगला मैंने लिखा है करुण रस, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है, ठीक है। तो शोक नामक अस्थायी भाव के साथ जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखा है, चहु दिशी कान कान टेरत असुवन भत पनारे, ठीक है ना। चारों दिशाओं में कान कान भाई क्या कर रही है, पुकार रही है, और आंसुओं से नालों की तरफ पानी बह रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो शोक नामक अस्थायी भाव है वह करुण रस में अभिव्यक्त हो चुका है, इसलिए यहाँ पर करुण रस है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीर रस के बारे में देख लेते हैं। आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिखा है वीर रस, ठीक है। वीर रस, तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वह है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह, यानी उत्साह नामक अस्थायी भाव के साथ जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तब वीर रस का जो है निर्माण होता है या वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए उदाहरण लिखा है, रहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, ठीक है। तो यह पंक्ति आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहले पंक्ति में क्या है, रहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, यानी वीरांगना की बात की जा रही है, ठीक है ना। वार पे वार है, फिर भी वह उत्साह पूर्वक जो है लड़ रही है, और लड़ते लड़ते देखिए आहुति से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, और उसकी चिता भी जो है उत्साह पूर्वक ज्वाला सी जल रही है, यानी यह पंक्ति जो है उत्साह से जो है कि उत्साह नामक जो है कि अस्थाई भाव से जुड़ा हुआ है, और वह इतना अच्छी तरह से अभिव्यक्त या परिपूर्ण हो चुका है, ठीक है, कि उसमें वीर रस जो है उत्पन्न हो चुका है। इसलिए यहां पर क्या है, इस पंक्ति में जो है वीर रस है। वीर रस का जो स्थायी भाव है उत्साह, जब वह जो है विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ जब जो है संयोग कर लेता है तब वहां पे जो है वीर रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अगला देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है शांत रस, ठीक है। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है, निर्वेद, ठीक है, यानी निर्वेद नामक अस्थायी भाव के साथ जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तब वहां पर शांत रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। जैसे मैंने देखिए यहां पर लिखा है, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिट गया जब दीपक दिखा माही, ठीक है ना। तो कबीरदास जी इसमें क्या करें कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, ठीक है ना, सब अधियारा मिट गया जब दीपक दिखा माही। तो यह जो पंक्ति है, ठीक है ना, ये इसमें जो है कि निर्वेद का जो है कि निर्वेद का अस्थायी भाव जो है कि इससे पता चल रहा है, और अभिव्यक्त और परिपूर्ण होने के कारण जो है कि यह जो पंक्ति है इसमें कौन सा रस है, शांत रस है। शांत रस में क्या है कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या, निर्वेद। जब निर्वेद जो है कि
विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ जब संयोग कर लेता है तब वहां पे शांत रस होता है। ठीक है, और यह जो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, जो है शांत रस का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं और भयानक रस देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, भयानक रस जिसका कि स्थायी भाव क्या है, भय है। ठीक है, तो भय नामक स्थायी भाव के साथ जब विभाव अनुभाव संचारी भाव इत्यादि जो है संयोग कर लेते हैं तब वहां पे भयानक रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे में आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल लिखा है, लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई, उस कंपित संकित सेना पर कपि नाहर की मार पड़ी, त्राही त्राही शिव की सब ओर पुकार पड़ी। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो है कि लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, जो लंका की सेना है वो बंदर के जो है कि गर्जन से ही कांप गई। ठीक है, और लंका में पूरी तरह से जो है कि त्राही मच गया, लोग त्राही शिव की पुकार करने लगे, यानी पूरी तरह से जो लंका की सेना है वो भयभीत हो उठी। ठीक है, उसमें जो है कि जो भय नामक जो अस्थायी भाव था वह जो है अभिव्यक्त हो चुका है, परिपूर्ण हो चुका है, जिससे कि उसके अंदर जो है कि भयानक रस की उत्पत्ति हो चुकी है। इसलिए यह जो पंक्ति है इसमें क्या है, भयानक रस है। ठीक है, यानी भयानक रस का जो स्थायी भाव भय है। ठीक है, जब यह भय नामक स्थायी भाव अनुभाव विभाव संचारी भाव से जो है कि संयोग कर लेता है तब वहां पे भयानक रस की उत्पत्ति हो जाती है, जिसका कि एग्जाम्पल सबसे बढ़िया यही है, लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई, उस कंपित संकित सेना पर कपि नाहर की मार पड़ी, त्राही शिव की सब ओर पुकार पड़ी। ठीक है, तो यह जो है भयानक रस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको इस वीडियो में जो है कि रस के बारे में, रस की उत्पत्ति के बारे में कि रस की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, रस के 4 प्रमुख तत्वों के बारे में और प्रमुख रस के परिभाषा और उसके एग्जाम्पल के बारे में बताया, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, चाहे आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं चाहे क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा और आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आने के साथ साथ जो है कि आपको अच्छी तरीके से हेल्पफुल होने वाला भी है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, और हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है कि कक्षा 12 के हिंदी, सिविक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री आदि जो सिलेबस है आपको उसके पूरी के पूरी जो है कि यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करने वाला है, और हाई स्कूल के जो है कि हिंदी और सोशल साइंस की भी सिलेबस की पूरी के पूरी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूंगा मैं, और आप के जो यह बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है, ठीक है ना, तो इसकी भी यहाँ पर मैं तैयारी कराने वाला हूँ। तो अगर आप बीएचयू बी एंट्रेंस एग्जाम में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ बने रहे। ठीक है, मैं जल्द ही बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी को भी लेकर आऊंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।